दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक मतलब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अर्थात पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, अर्थात स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पदार्थ की अवस्था है तो बाद में देखिए। सबसे पहले पदार्थ का तो पता चले पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की कुछ खासियतों क्या क्या है कि पदार्थ में कौन कौन सी विशेषताएं होती है कि पदार्थ का कोई ना कोई द्रव्यमान होना चाहिए और उसका कोई ना कोई आयतन होना चाहिए। पदार्थ वह कहलाता है जो क्या करता है, स्थान घेरता है। साथ ही साथ एक या एक से अधिक इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसे हम आंखों से देख सकें, हाथों से महसूस कर सके, त्वचा से महसूस कर सके, सूंघ सके, अर्थात किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा हम उसे महसूस कर सके, वह सब क्या कहलाएंगे, पदार्थ। जैसे कि हमारी वायु होता है, जल तत्व, यौगिक, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य की क्या परिभाषा है। पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता हो। जैसे कि हमारी वायु, जल तत्व और ये हमारे यौगिक होते हैं, इनको हम पदार्थ मानते हैं। अब पदार्थ की बात कर ली अब हमने, तो पदार्थ के कणों के कौन कौन से लक्षण होते हैं इनके बारे में बात करें तो पदार्थ के कणों के लक्षण क्या है। अब इनके कणों के मध्य क्या होता है, स्थान उपस्थित होता है। जैसे पदार्थ है बहुत सारे कणों से मिलकर बनता है। अब उन कणों की बात करें तो उन कणों के मध्य क्या होता है, स्थान उपस्थित होता है। उन कणों के मध्य क्या होता है, स्थान उपस्थित होता है। और जो उन कणों के मध्य स्थान होता है तो कणों के मध्य क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा इनके अंदर गुण विद्यमान होता है। अर्थात जो कण होते हैं उन कणों में क्या होता है, एक दूसरे के साथ चिपकने का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, एक दूसरे के साथ चिपकने का और गुण पाया जाता है। और वो भी कौन सा, अंतर आणविक आकर्षण बल। तो कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल की वजह से क्या होता है, वे एक दूसरे के चिपक के रहते हैं, अर्थात एक दूसरे को वे आकर्षित करके रखते हैं। अब बात करें कणों की, तो कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा के कारण क्या, निरंतर गतिमान तापमान बढ़ने के साथ गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं ये वाली कि यदि हम उस पदार्थ की का तापमान बढ़ाएंगे, क्या है, उस पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती जाएगी। फिर बात करते हैं उस पदार्थ की, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, उनमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विसरण तो आप जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का जब पुनर्वितरण करते हैं तो उसे विसरण कहते हैं। तो हमने देख लिया पदार्थ की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में कि उनके कणों की विशेषताएं देखें तो उनके कणों के मध्य स्थान उपस्थित होता है। कणों के मध्य एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होता है और वह कौन सा होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल की वजह से। और वही गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, निरंतर गतिमान तापमान बढ़ने के साथ क्या है, गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है और उनमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आगे बात करें पदार्थों का वर्गीकरण की, तो पदार्थों को किस आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन से ठोस, द्रव और गैस किस रूप में बांटा जाता है, भौतिक अवस्था के आधार पर। और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर देखें तो पदार्थों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हमारे तत्व है, यौगिक है और मिश्रण है। कौन कौन से तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ठोस, द्रव, गैस। इनके क्या हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कुछ बेसिक गुणधर्मों के आधार पे। सबसे पहले गुणधर्मों के आधार पर देखें कि इनके मध्य आंतर आणविक स्थान, अर्थात इनके जो कण होते हैं इन कणों के मध्य जो आणविक स्थान होता है कि दो कणों के बीच में कितना स्थान है, तो उसकी बात करें तो ठोसों के मध्य तो ये स्थान सबसे कम होता है, अर्थात अत्यधिक कम होता है। द्रव की बात करते हैं, ठोसों से तो कम होता है लेकिन गैसों से इसमें ज़्यादा होता है। ठोसों से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैसों से थोड़ा सा कम होता है। और गैसों की बात करें तो गैसों में क्या होता है, सर्वाधिक अंतराण्विक स्थान होता है। तो हमने देख लिया ठोसों में तो अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है, फिर गैसों में सबसे ज़्यादा और द्रव में क्या, दोनों के बीच में होता है। अब फिर दूसरी बात करें अंतराण्विक आकर्षण बल की। कौन सा, अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करें तो ये कौन सा बल होता है, जो पदार्थ होते हैं उनके कण क्या है, एक दूसरे को अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण क्या है, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसी आकर्षण की वजह से कण क्या होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं। तो उस बल की बात करें तो ठोसों में यह बल क्या होता है, प्रबल रूप से पाया जाता है। द्रव में क्या है, ठोस से तो कम होता है
लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। और गैसों की बात करें तो गैसों में क्या न्यूनतम होता है। फिर तीसरी बात करें, इनके कण होते हैं। हाँ, कण होते हैं। तो कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है नहीं होती, किस हिसाब से होती है? तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक कम होती है, अर्थात कण गति नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो मामूली सा ही करते हैं। गैस की बात करें तो गैसों के कण तो एक जगह से दूसरी जगह गति करते ही रहते हैं। अब द्रव की बात करें तो द्रव के दोनों के बीच में होती है, अर्थात ठोस और गैस के बीच में पाई जाती है। फिर बात करते हैं डिफ्यूजन या फिर विसरण की प्रवृत्ति, अर्थात जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, किसी कोने में अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, विसरण की प्रवृत्ति की वजह से क्या है, उसकी जो धुआं है या फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, पूरे कमरे में समान रूप से फैल जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, विसरण। तो ठोसों में क्या विसरण की प्रवृत्ति नगण्य पाई जाती है, अर्थात ठोस को जहाँ रख देंगे वह उतना ही और उसी जगह पर पड़ा रहेगा। द्रव में क्या होती है, थोड़ी सी विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जिस आकार में के बर्तन में उसको डालेंगे वह उसी आकार अपने आप को ढार लेगा। और गैसों में तो पाई जाती है, जहाँ छोड़ेंगे वह उस माहौल के अंदर चली जाएगी, फैल जाएगी। तो विसरण की प्रवृत्ति की बात करें तो ठोसों में तो नगण्य होती है, द्रव की बात करें तो द्रव में गैस से कम होती है, और गैस की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा होती है। फिर आयतन की बात करें तो ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है, जैसा आयतन होगा वैसा ही दिखेगा। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात जिस बर्तन में आप डालोगे उसी बर्तन का वह आकार ले लेगा, अर्थात वो भी है, उसका आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन गैसों का आयतन क्या होता है, परिवर्तित होता जाता है। गैसों का आयतन क्या होता है, परिवर्तित होता जाता है। यदि गैसों को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, अर्थात और थोड़ा फैलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो वही बात है, ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन गैसों का आयतन बदलता रहता है। फिर आकार की बात करें तो ठोस का आकार तो निश्चित होता है, द्रव का आकार जैसे बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेगा। और गैस की बात करें तो गैसों का आकार भी बदलता रहता है। फिर घनत्व की बात करें तो गैस घनत्व में ठोसों में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ठोसों का घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा, गैसों का सबसे कम होता है, और द्रव का दोनों के बीच में पाया जाता है, अर्थात घनत्व क्या दोनों के बीच में द्रव का पाया जाता है। फिर आता कंप्रेस करना, अर्थात दबाना। आप उस वस्तु को जो है आपके सामने कितना दबा सकते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, संपीड्यता। क्या कहते हैं, कंप्रेस करना है, संपीड्यता कहेंगे। तो आप ठोसों को तो नगण्य दबा सकते हो, क्योंकि वो ठोस है तो दबेगा भी नहीं। गैस है तो गैस को आप सबसे ज़्यादा दबा सकते हो। जैसे कि आपके वो गैस होती है कि CNG गैस होती है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, तो उसके अंदर भी यही होता है कि आप उस गैस को दबा करके उसको लिक्विडिफाई में बदल देते हो। तो वैसे कंप्रेस गैस होती है। तो द्रव की बात करें तो द्रव की जो संपीड्यता है ठोसों से कम होती है और गैसों से ज़्यादा होती है। ठोसों से तो ज़्यादा होती है लेकिन गैसों से कम होती है, किसकी, संपीड्यता। तो इस तरह हमने देख लिया तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं, इनकी जो गुणधर्म है उनके आधार पर क्या किया, ठोस, द्रव और गैस का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। अब अध्ययन के विषय कहते हैं हमारे अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, विसरण, आयतन, आकार, घनत्व और संपीड्यता। अब आते हैं, सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ठोस की। तो ठोस तो आपने समझ ही गए होंगे, संपीड्यता नगण्य होती है, निश्चित आकार होता है। तो वही बात, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है हमारे अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले बात करें क्रिस्टलीय ठोस, तो इनमें भी एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं गुणधर्म के आधार पर। किस गुणधर्म के आधार पर, व्यवस्था के। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें व्यवस्था कैसी होती है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसी, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, अर्थात जो अवयवी कण है उनकी लंबी दूरी तक नियमित व्यवस्था होती है। तो इसमें आप कीवर्ड याद रखना है, जैसी व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, नियमित। अर्थात अभी जैसे मान लो कोई व्यवस्था जैसे ये है, तो फिर आगे यही चलती रहेगी, प्लस 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 प्लस, या फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। तो इस तरह की जब व्यवस्था चलती रहती है तो इसे हम क्या कहते हैं, नियमित व्यवस्था। क्या कहते हैं, नियमित व्यवस्था कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, नियमित अवस्था पाई जाती है।
दूसरी होती है अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था। अवयवी कणों की कम दूरी तक नियमित व्यवस्था होती है, थोड़ी दूरी तक नियमित व्यवस्था, फिर कुछ और व्यवस्था, फिर कुछ और व्यवस्था, फिर कुछ और व्यवस्था। तो इस तरह अक्रिस्टलीय ठोस में क्या व्यवस्थाएं चेंज होती रहती है या फिर क्या होती है नियमित अंतराल के अंदर बदलती रहती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की तो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है लघु परासी व्यवस्था। फिर आकार की बात करते हैं, किसकी आकार की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्या होती है निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस की होती है हमारी अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। कैसी होती है अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था हमारे अक्रिस्टलीय ठोस की, जैसे कि ये है नियमित ज्यामितीय व्यवस्था। आप चित्र में भी देख सकते हैं, जैसे ये नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है, ऐसा का ऐसा ही कंटिन्यू चल रहा है। अनियमित का मतलब ये हमारी अक्रिस्टलीय ठोस की। फिर समरूपता की बात करते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है समरूपता उपस्थित होती है। समरूपता क्या पाई जाती है इसमें उपस्थित होती है, और इसमें समरूपता अनुपस्थित होती है अर्थात समरूपता नहीं पाई जाती। फिर बात करते हैं दैशिकता की, किसकी दैशिकता की। दैशिकता अर्थात एनिसोट्रॉपी की, किसकी एनिसोट्रॉपी की बात करें तो ये कैसे होते हैं ये विषम देशिक होते हैं और ये कैसे होते हैं समदेशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं विषम देशिक और ये होते हैं हमारे समदेशिक। विषम देशिक की बात करते हैं सब विभिन्न दिशाओं में इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग दिशाएं होती है तो इन दिशाओं में क्या होता है इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जबकि समदेशिक की बात करते हैं इनकी सभी दिशाओं में भौतिक गुण क्या होते हैं समान होते हैं। फिर विदलन की गुण की बात करते हैं। विदलन का गुण किसे कहते हैं अर्थात यदि आपके सामने ठोस है, ठोस को ले आप चाकू लेके जब काटते हो तो किस प्रकार के प्लेन का निर्माण होता है अर्थात किस प्रकार के कटान आते हैं। तो तेज धार से यदि उसे काटे तो क्या होगा क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है चिकने प्लेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है चिकने प्लेन का निर्माण होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है खुरदरे प्लेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है खुरदरे प्लेन का निर्माण होता है क्रिस्टलीय ठोस में, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर हमारे चिकने प्लेन का निर्माण होता है। अब गलनांक की बात करें, कौन सा हमारा अगला बिंदु है गलनांक के आधार पर। गलनांक के आधार पर देखें तो क्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं निश्चित ताप पर गल जाते हैं अर्थात निश्चित ताप पर क्या होता है गलन होता है। क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है निश्चित ताप पर गलन होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है लंबी परास के ताप पर गलन होता है अर्थात उनका गलन बिंदु या गलनांक क्या काफ़ी अधिक होता है। फिर संपीड्यता अर्थात उनको कितना दबाया जा सकता है कंप्रेस किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या कुछ मात्रा तक आप उनको दबा सकते हो। क्या कर सकते हो उनको कुछ मात्रा तक आप दबा सकते हो, उससे ज़्यादा आप दबा नहीं सकते। फिर प्रकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं। कैसे होते हैं आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव होते हैं। फिर इनके उदाहरणों की बात करें तो हमारे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात करें तो लोहा, तांबा, नमक, हीरा, ग्रेफाइट, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जबकि कांच, रबड़ और प्लास्टिक ये क्या होते हैं हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो हमने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन किया और उनके आधार क्या क्या थे हमारे, एक तो हमारा व्यवस्था था, फिर आकार, फिर हमारे समरूपता, देशिकता, विदलन का गुण अर्थात तेज धार से काट दें उसे, काटन नहीं है काटने पर की बात है, फिर गलनांक, संपीड्यता, प्रकृति और उदाहरण। तो इस तरह हम इनके तुलनात्मक अध्ययन को देख चुके हैं। आप इनको लिख लिख कर याद कीजिएगा और अपने नोट्स खुद बनाइएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब आगे देखते हैं जो ठोस होते हैं उसमें विद्युत चालकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं विद्युत चालकता की बात करें या फिर बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, सॉलिक नहीं है सॉलिड है, या फिर बैंड थ्योरी होती है, ये क्या कहती है। तो इस आधार पे क्या है जो हमारे ठोस है इनको तीन भागों में बांटा जाता है, एक तो चालक, अर्धचालक और कुचालक। जितने भी ठोस होते हैं उनको तीन ही भागों में बांटा जाता है, या तो चालक होंगे या अर्धचालक होंगे या कुचालक होंगे, तीन ही भागों में बांटा जाता है। और इनको किस गुणधर्म के आधार पर बांटते हैं देखते हैं। सबसे पहले चालकता बैंड की बात करते हैं। तो दो तरह के बैंड होते हैं, एक तो चालकता बैंड होता है, एक क्या होता है संयोजी बैंड होता है। क्या होता है चालकता बैंड और संयोजी बैंड। तो बैंड दो प्रकार के होते हैं, चालकता बैंड और संयोजी बैंड। तो जो चालक होते हैं, चालक में चालकता बैंड और संयोजी बैंड क्या होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं अर्थात एक दूसरे को ढक कर रखते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल टच करके रखते हैं, जैसा कि आप दोनों देख सकते हैं। जबकि अर्धचालकों में क्या है थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं,
क्या करते हैं, थोड़ी सी दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी भी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं कि ज़रूरत पड़े तो ये संपर्क स्थापित कर सके। फिर अचालक होते हैं, तीसरा कौन सा देखा हमने, अचालक। तो अचालक या कुचालक की बात करते हैं। कुचालक में क्या होता है, चालकता बैंड और संयोजी बैंड होते हैं, इनके मध्य काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है। क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है और ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। फिर दूरी की बात करें इन दोनों बैंडों की, चालकता बैंड और संयोजी बैंड की, तो इसमें चालकता बैंड और जो संयोजी बैंड है अर्थात कंडक्शन बैंड और जो वैलेंसी बैंड है, ये कैसे होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, अर्थात एक दूसरे को ढक कर रखते हैं। दूसरे वाले जो अर्धचालक की बात करें तो इसमें कंडक्शन बैंड और जो हमारे वैलेंसी बैंड है, संयोजी बैंड, इनके मध्य दूरी तो होती है, लेकिन दूरी क्या होती है, कम होती है। तीसरा हमारा चालकता बैंड और जो संयोजी बैंड है अर्थात कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड है, इनके मध्य दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इनके मध्य क्या होती है, दूरी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ऊर्जा की बात करें, दोनों के बीच में ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालकता बैंड में आने में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या, बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है संयोजी बैंड से चालकता बैंड में आने में। इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालकता बैंड में आने में चालक से क्या है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है, चालक से क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि हमारे कुचालक की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालकता बैंड में आने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि इनके मध्य की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, इनके मध्य की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चालकता बैंड में क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होते हैं, चालकता बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को एक ओवरलैप करके रखते हैं। चालकता बैंड और संयोजी बैंड क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करके रखते हैं, इसलिए चालकता बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए जा सकते हैं। फिर हमारे अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालक में चालकता बैंड में बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे चालक और कुचालक दोनों तरह के व्यवहार करता है। क्या करता है, चालक क्या है, दोनों तरह के व्यवहार करता है। चालक और कुचालक दोनों तरह के व्यवहार होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपने कुचालकों में चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। चालकता बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। इस वजह से ये क्या होते हैं, कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके दोनों बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालकता बैंड, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है और इस दूरी की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। फिर बात करें चालकता की, फिर किसकी बात करते हैं, चालकता की। तो चालकता की बात करें तो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। चालकता की बात करते क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब अर्धचालकों की बात करें तो ताप बढ़ाकर और चालकता बैंड में अशुद्धियाँ मिला दें, दोनों काम कर सकते हैं। हम ताप भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ के चालकता बैंड में अशुद्धियाँ मिला दें, जैसे हमारे आर्सेनिक मिला दो, बोरोन मिला दो, तो इससे क्या चालकता में वृद्धि की जा सकती है। इससे क्या होता है, चालकता में वृद्धि की जा सकती है। आगे बात करें हमारे कुचालकों की, तो कुचालकों में क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या, विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब आगे अगला देखें तो उदाहरण देखें इनकी, तो चालकों के उदाहरण क्या है, हमारे अर्जेंटम, ऑरम, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, फेरस, जो हमारे जो वो होता है ना एवापोरेशन, मतलब जो भाप होती है, ये सब। ठीक है, तो हमारे अर्जेंटम मतलब होता है चांदी, ऑरम होता है यानी सोना, कॉपर यानी तांबा, एल्युमिनियम, निकल, फेरस यानी हमारे लोहा। तो इस तरह की जो होती है ना धातुएं, तो चालक की तरह व्यवहार करती है। हमारे अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में तो आपको वैसे ही पता होगा, अर्धचालक हमारे दो हैं, कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनको SI और GE के नाम से डिनोट करते हैं। और कुचालकों में हमारे रबड़, कांच और प्लास्टिक आते हैं। तो इस तरह हमने तीनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन देख लिया है। तो ठोसों के बारे में तो हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली है। अब बात करेंगे हम द्रव अवस्था की। किसके बारे में बात करेंगे, द्रव अवस्था के बारे में बात करें। तो द्रव अवस्था की बात करें तो सबसे पहले द्रव का एक गुण पाया जाता है, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव की बात करें तो द्रव में कौन सा गुण पाया जाता है, वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। तो इस बारे में बात करते हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें क्या कमरे के ताप पर द्रव वाष्प में बदल जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें क्या कमरे के ताप पर ही द्रव वाष्प में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि
हम पानी को गर्म करेंगे और वो भाप बन के उड़ जाएगा, इसे हम वाष्पीकरण नहीं कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण नहीं कहेंगे, बल्कि है ना जो उसे तो भाप बनना ही कहेंगे। अब इसमें क्या तापमान क्या है? क्षेत्रफल और वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करता है। तापमान क्या करता है? क्षेत्रफल, अर्थात जिस क्षेत्र से आप भाप बनाना शुरू कर रहे हो उसका क्षेत्रफल और वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण का उदाहरण क्या है? वाष्पीकरण के उदाहरण की बात करें तो जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े का पानी स्टील के घड़े के पानी की तुलना में ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण तो आपने वैसे पुरानी क्लासों के अंदर पढ़ रखा होगा वाष्पीकरण के बारे में। एक मिनट, सॉरी टेक्निकल एरर आ गया था। मैं आपको दोबारा बताता हूँ वाष्पीकरण में के उदाहरण की कि वाष्पीकरण का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। वाष्पीकरण के उपयोग में सबसे पहले आता है हमारे मिट्टी के घड़े की बात। तो मिट्टी के घड़े की बात कहें तो मिट्टी के घड़े से हमें वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है? पानी ठंडा मिलता है। जबकि जो हमारा स्टील का घड़ा होता है उसमें क्या वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। इस वजह से क्या होता है? उसका पानी ठंडा नहीं हो पाता, उसका पानी जैसा था वैसे का वैसा ही रहता। अर्थात जो कमरे का तापमान होता है, कमरे के तापमान पर पानी के ताप जो होता है कम, जो स्टील का घड़ा होता है उसमें भी वही तापमान पाया जाता है। तो हमने इस चीज़ को देख लिया। क्योंकि मिट्टी के घड़े में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। मिट्टी के घड़े में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन छेदों की वजह से क्या होता है कि पानी भाप बन के उड़ता रहता है और इस भाप बनने की वजह से क्या होता है? पानी आसानी से और जल्दी ठंडा हो जाता है। आगे हम बात करें, जो गर्मियों में कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। गर्मियों में क्या होते हैं? कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। गर्मियों में क्या होता है? कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और ये भी क्यों होता है? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया होती है। फिर इसके बाद बात करें अगला कि पंखे और कूलर होते हैं तो इसकी हवा हमें कैसी लगती है? ठंडी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्यों? क्योंकि जो पानी का वाष्पीकरण होता है, जैसे कूलर होता है, कूलर में क्या होता है? जब पानी की मोटर चलाई जाती है तो पानी क्या होता है? गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ता है और उस भाप के साथ हवा हमारे ऊपर आती है तो हमें वो हवा ठंडी ठंडी महसूस होती है। अब बात करते हैं कि द्रव के अंदर एक गुण होता है। कौन सा? चिपकने का गुण। कौन सा गुण होता है? चिपकने का गुण। अर्थात द्रव के अणु क्या करते हैं? एक दूसरे से चिपकने का प्रयास करते हैं। और चिपकने के गुण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। और वो कौन कौन से भाग है? अर्थात दो द्रवों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में जब चिपकने का गुण होता है तो वह या तो ससंजक बल के कारण होता है। क्या? वह या तो क्या होता है? ससंजक बल के कारण होता है या फिर आसंजक बल के कारण होता है। किस किस के कारण? या तो ससंजक बल के कारण होता है या फिर आसंजक बल के कारण होता है। ससंजक बल की बात करें तो समान प्रकार के अणु होते हैं, उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, समान प्रकार के जो अणु होते हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? हमारे ससंजक बल कहलाता है। दूसरा हमारा है जैसे कि पानी के जो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। जैसे कि हमारे क्या पानी के अणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो हमारा ससंजक बल कहलाता है। और आसंजक बल का अर्थ होता है दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। दो अलग अलग प्रकार के जो अणु होते हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होता है? आसंजक बल। जैसे कि पानी और बर्तन के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है उसको आसंजक बल कहते हैं। तो हमने आसंजक बल और ससंजक बल इनके बारे में जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं एक द्रव का एक नया टॉपिक, और वो कौन सा है? सरफेस टेंशन, जिसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। कभी कभी परीक्षा में पृष्ठ तनाव के बारे में काफ़ी जानकारी पूछ ली जाती है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव का हमारे दैनिक जीवन में किस तरह उपयोग किया जा सकता है, तो आपको ये आना चाहिए। तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव के बारे में बात करते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। जो द्रव होता है तो द्रव की सतह पर क्या है? उसकी सतह पर एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा पूछे तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या बताएंगे? द्रव की सतह पर एकांक लंबाई पर, द्रव की सतह पर क्या? एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? डाइन प्रति सेमी। क्या होता है? डाइन प्रति सेमी। और दूसरा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर।
क्या क्या, डायन प्रति सेमी और न्यूटन प्रति मीटर इसके मात्रक होते हैं। अब आगे बात करें पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, द्रवों की न्यूनतम क्षेत्रफल रखने की प्रवृत्ति होती है। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाली लाइन। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, द्रव की न्यूनतम क्षेत्रफल रखने की प्रवृत्ति होती है। तो सरफेस टेंशन के लिए आप इसे चित्र भी देख सकते हैं। क्या, तो इस चित्र में आपने इस चीज़ को ध्यान से देखिए, सरफेस टेंशन की, कि जब द्रव का अणु होता है वह यदि द्रव के अंदर होता है तो उसमें क्या सभी तरफ से उसके समान बल लगता है। लेकिन जो सरफेस पर होता है तो सरफेस पर क्या करता है, उसमें केवल नीचे की तरफ से ही बल लगता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो पृष्ठ तनाव क्या करता है, द्रवों की एक ऐसी प्रवृत्ति बना देता है कि वह कम से कम क्षेत्रफल रखे। इसीलिए बूंदें क्या होती है, गोल हो जाती है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई बूंदें क्या होती है, गोल होती है। ये इसका यही कारण। अब पृष्ठ तनाव का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है, तो ये अनुप्रयोग को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, द्रव की अपनी सतह को न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, द्रव की सतह में संकुचन होता है। क्या होता है, द्रव की सतह में संकुचन होता है इसी वजह से, और इसी कारण द्रव की बूंदी क्या गोल होने का प्रयास करती है। द्रव की बूंदी क्या करती है, गोल होने का प्रयास करती है। फिर बात करें साबुन की बुलबुले की साबुन की बुलबुले की बात करें तो साबुन का बुलबुला भी कम पृष्ठ तनाव के कारण बड़ा हो जाता है। साबुन का बुलबुला भी क्या होता है, कम पृष्ठ तनाव की वजह से बड़ा हो जाता है। फिर बात करें साबुन और डिटर्जेंट, इन दोनों को यदि हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, साबुन या डिटर्जेंट को जल में घोलने पर क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और इस पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण ही जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं, जिनके ऊपर वसा, ग्रीस जैसी गंदगियाँ होती है, इनको आसानी से साफ किया जा सकता है, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट क्या करते हैं, जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। फिर बात करें टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट का झाग क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम करता है। क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम करता है, इसलिए वह दांतों और मसूड़ों के पूरे क्षेत्रफल पर फैल जाता है और आसानी से हमारे दांतों की सफाई कर देता है। कौन, टूथपेस्ट के झाग क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है हमारे मुंह पे। फिर बात करें जो घाव होते हैं, जैसे किसी की कट लग जाती है, किसी की चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है, और घाव होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्प्रिट या डिटॉल लगाते हैं। क्या करते हैं, स्प्रिट या डिटॉल लगाते हैं। तो घाव साफ करने वाले स्थान जैसे कि हमारे पर हम क्या करते हैं, स्प्रिट या डिटॉल लगाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, उसका पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। क्या करते हैं, उसका पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिससे घाव में छोटी छोटी दरारों में पहुंचकर भी सफाई हो जाती है। क्या होती है कि घाव होता है तो घाव में छोटे छोटे दरारें होती हैं, उनमें भी डिटॉल या फिर जो स्प्रिट होती है ना, इसके साथ साथ दवा आसानी से पहुंच जाती है। फिर बात करें जो हमारे बरसात के दिनों में क्या होता है, जो मच्छर के लार्वा क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। मच्छर के लार्वा क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो स्थिर जल पर क्या है, मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे मिट्टी का तेल हम उस पानी के ऊपर छिड़क दें तो क्या होगा, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिससे लार्वा क्या होंगे, पानी में डूबकर मर जाएंगे। लार्वा क्या होंगे, पानी में डूबकर मर जाएंगे। इसीलिए क्या सलाह दी जाती है कि रुके हुए पानी पर मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, जिससे वो क्या, वहाँ मच्छर नहीं पनपेंगे। फिर सूप की बात करें, हमें ठंडा सूप अच्छा नहीं लगता, जबकि गर्मा गर्म सूप हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि गर्म सूप का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म सूप का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। इसलिए जब जीभ पर सूप डाला जाता है तो वह सूप तेज़ी से हमारे मुंह में फैल जाता है और वह सूप हमें अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमें ठंडा सूप अच्छा नहीं लगता, हमें गर्म सूप ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बात करें जल की, तो जल का अधिकतम पृष्ठ तनाव कहाँ होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल का जो अधिकतम पृष्ठ तनाव कहाँ होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व भी अधिक होता है। घनत्व भी अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव भी अधिक होता है। कितने डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा केशिकात्व। कौन सा, केशिकात्व का कॉन्सेप्ट देखते हैं। केशिकात्व का कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम केशनली क्या है, बहुत ही कम और एक समान त्रिज्या की खोखली नहीं है, ये नली है। यह नली लिखना था, गलत लिखा है, ये क्या है, नली। तो ये नहीं है, ये क्या है, नली है। तो आप इसे रीराइट कर लेंगे। तो केशिकात्व क्या होता है कि सबसे पहले केशनली की बात करते हैं, कैपिलरी क्या होती है। केशनली क्या होती है, बहुत ही कम और पतली एक समान त्रिज्या की खोखली नली होती है,
और क्या होता है, केश नली में द्रव का स्वतः ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है, केशिकातु कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जो पुराने टाइम पे जो हमारी बाती होता है ना, दिया और बाती, जिसमें क्या होता था कि लालटेन होती थी, उसमें बाती लगाई जाती थी, नीचे केरोसिन डाला जाता था और हम बाती में आग लगाते थे तो वह केरोसिन ऊपर चढ़ता रहता था। तो ये सब किस कारण होता है, ये केशिकातु की क्रिया के कारण ही होता है। तो इसमें क्या होता है, द्रव अपने आप ही ऊपर चढ़ता है। द्रव क्या करता है, अपने आप ही ऊपर चढ़ता है और अपने आप ही नीचे उतरता है। इसे हम क्या कहते हैं, केशिकातु कहते हैं। केश नली में कोई द्रव कितनी सीमा तक चढ़ेगा, ये क्या करता है, केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है कि केश नली की त्रिज्या कितनी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई द्रव किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा। अब कुछ चीज़ों को बात कर लेते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ससंजक बल और आसंजक बल की बारे में बात की थी कि हमारे ससंजक बल किसे कहते हैं, द्रव और द्रव के बीच में, अर्थात जो सेम द्रव होते हैं उनके बीच में, और आसंजक बल क्या, जो अलग अलग तत्व होते हैं जैसे हमारे द्रव और पात्र, इनके बीच में। तो आसंजक बल और ससंजक बल से अधिक है। अर्थात जैसे मान लो कि कोई बीकर है, जैसे शायद इसमें चित्र भी है, हाँ तो ये बीकर भी है। तो इसमें क्या होता है कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर चित्र के माध्यम से बताता हूँ कि जब आसंजक बल और ससंजक बल की बात करें तो आसंजक बल ससंजक बल से ज़्यादा है तो पात्र दीवारों को गीला कर देगा। पानी पात्र की दीवारों को क्या है, वो द्रव गीला कर देगा। केश नली में ऊपर चढ़ने लगेगा पानी, सतह के सिरे की अवतल, जैसे कि हमारा जल। जल में क्या होता है, जो असंजक बल है वो ससंजक बल से ज़्यादा होता है। द्रव में क्या होता है, जो हमारा आसंजक बल है, आसंजक बल तो समझते होंगे कि मैं आपको इस चित्र के माध्यम से थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। इस चित्र में क्या होता है कि ये हमारे द्रव के कण हैं, ये जैसे द्रव के कण हैं, इनके बीच में जो लग रहा है वो है हमारा ससंजक बल है। इनके बीच में लग रहा है वो कौन सा बल है, ससंजक बल है। दूसरा हमारे ये द्रव और जो हमारे ये पात्र की दीवारें हैं, इन दीवारों पर जो लगने वाला बल है, जो ये बल है, ये हमारा क्या कहला रहा है, आसंजक बल है। तो ये जो दीवारों पर लगने वाला बल है ये ज़्यादा है किसके बजाय, इन कणों के मध्य, मतलब आसंजक बल ज़्यादा है किसके मुकाबले, ससंजक बल के मुकाबले। वैसे हमारी ये केश नली बीच में क्या है, ये वाली केश नली है। अब केश नली के मध्य क्या होता है, केश नली और जो द्रव, इनके बीच में बल लगता है वह भी आसंजक बल होगा, तो आसंजक बल ज़्यादा है। इसी वजह से केश नली में क्या, जल ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। केश नली में क्या होता है, जल क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। और जब चढ़ता तो है कि ये साथ ही साथ ये कैसा बनता है, ये उत्तल तल बनाता है। केश नली में कैसा बनाता है, उत्तल तल, जैसे कि आपने ये चीज़ देखी होगी। कैसा तल बनाता है, उत्तल तल बनाता है। तो ये हम देख चुके हैं और आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार याद करेंगे, चित्र को बनाने का प्रयास करेंगे, तब जाके चीज़ें याद होगी। यदि आप नॉन बैकग्राउंड के हैं साइंस के, तो आपको ये समझने के लिए बार बार इसको सुनना भी पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। तो हमने देख लिया। अब इसका उल्टा देखें, जब क्या हो, ससंजक बल आसंजक बल की तुलना में ज़्यादा हो, ससंजक बल क्या होता है, आसंजक बल की तुलना में ज़्यादा हो, तब द्रव क्या करते हैं, पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते हैं। तब द्रव क्या करते हैं, पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते हैं। द्रव केश नली में नीचे नहीं चढ़ते बल्कि क्या होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ते बल्कि क्या होते हैं, नीचे उतर जाते हैं। सतह की बात करें तो सतह कैसी होती है, सतह उत्तल हो जाती है। सतह कैसी होती है, उत्तल हो जाती है, जैसे कि हमारा पारा होता है। पारा कभी भी ऊपर नहीं चढ़ता, ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है। जबकि क्यों, क्योंकि इसमें ससंजक बल ज़्यादा होता है आसंजक बल की तुलना में। अब इस गुण की बात कर ली हमने, तो इस गुण की बात करें तो इसमें अनुप्रयोग देखते हैं। इस गुण के सबसे पहला हमारा अनुप्रयोग कौन सा है कि कॉफ़ी पाउडर की बात करें तो कॉफ़ी पाउडर जल में शीघ्रता से घुल जाता है। कॉफ़ी पाउडर क्या होता है, जल में शीघ्रता से घुल जाता है। क्यों, क्योंकि जल कॉफ़ी की जो महीन कणिकाएँ होती हैं उनकी केशिकात्व की क्रिया के द्वारा जल्दी उसको घोल देता है पानी के अंदर। तो कॉफ़ी पाउडर की बात करें तो कॉफ़ी पाउडर जल में आसानी से शीघ्रता से घुल जाता है। क्यों, क्योंकि जल क्या करता है, कॉफ़ी की महीन कणिकाओं के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर क्या करता है, उसको जल के अंदर तेज़ी से घोल देता है। आगे हम बात करें ब्लॉटिंग पेपर की, तो ब्लॉटिंग पेपर भी क्या है, स्याही को सोख लेता है। ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, स्याही को सोख लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं ये केश नली की भांति काम करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर जैसे कि आप टिश्यू पेपर होता है, ये भी इसी तरह कार्य करता है कि जैसे मान लो कहीं पानी गिर गया और आप वहाँ टिश्यू पेपर गिरा देते हैं, तो गिराते ही
सारा पानी टिश्यू पेपर अपने अंदर सोख लेगा। और ये किस कारण होता है? ये केशिकात्मक की क्रिया के कारण होता है। अगला इसका अनुप्रयोग देखें। अनुप्रयोग की बात करें तो किसान क्या है, बारिश होने पर खेतों को जोत देते हैं। किसान क्या करते हैं, बारिश होने पर खेतों को जोत देते हैं ताकि मिट्टी में जो केशनलियाँ होती है वो टूट जाए। क्या करते हैं, मिट्टी में जो केशनलियाँ बनती हैं वो क्या होती है, टूट जाए, और ज़मीन में गया हुआ पानी अंदर ही रहकर नमी बना के रखे, और वो जो नमी है वो फसलों की बहुत सारी काम आए। अब बात करें लालटेन में होता है, तो लालटेन में यदि आपने पुराने टाइम पर लालटेन देखी हो तो चिमनियाँ होती है, तो उनकी तो लालटेन में मिट्टी का तेल का बत्ती के धागों के बीच में जो केशनलियाँ होती हैं उनके द्वारा ऊपर चढ़ता है। उनके द्वारा क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। तो ये हमने केशनली या केशिकात्मक क्रिया के बारे में जान लिया। अगली एक विशेषता की बात करें द्रव की, तो द्रव की एक विशेषता हमारी शांता है। कौन सी? शांता, जिसको विस्कोसिटी भी कहते हैं। शांता का गुण किसे कहते हैं? द्रव या गैस क्या करती है, क्रमागत परतों के बीच में, जो उनकी क्रमागत परतें होती हैं उनके बीच में क्या सापेक्षिक गति होती है। क्या होती है? सापेक्षिक गति होती है। अर्थात जैसे जल को हम कहीं फर्श पर डाल देंगे तो वह क्या होता है, उसका बहने लगता है। वह द्रव क्या होता है, बहने लगता है, और उनके बहने के गुण को हम क्या बोलते हैं, शांता या विस्कोसिटी कहते हैं। तो द्रव भी बहता है, गैस से भी बहती है, और जो उनके बहने के गुण का जो विरोध करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शान बल कहते हैं, या फिर विस्कोसिटी कहते हैं। ध्यान रखना ये इसका उल्टा है कि जो द्रव कम बहेगा उसकी विस्कोसिटी या शांता उतनी ही अधिक होगी। तरल का यह गुण क्या कहलाता है, शांता कहलाता है। जो विरोध करने वाला बल होता है, अर्थात जो बहने के विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, हम शान बल कहते हैं। तो वही बात, जो सिरप होता है उसका शान बल ज़्यादा होता है उसकी बजाय किसके, जो पानी होता है। अब शांता ज़्यादा किसकी होगी, शांता ज़्यादा किसकी होगी, तो शांता अधिक की बात करें तो अधिक आंतरिक आकर्षण बल जिसमें ज़्यादा होगा तो उसमें गति का प्रतिरोध भी उसमें ज़्यादा होगा। शांता कम किस में होगी, जिसमें कम आंतरिक कर्षण बल होगा, अर्थात आसानी से वो गतित करेंगे। फिर बात करें इनके मात्रक की, तो शांता का मात्रक होता है पोएज, और इसका मापन किससे करते हैं, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के द्वारा। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के द्वारा इसका मापन करते हैं कि कोई भी द्रव कितना शान है। द्रव जितने गाढ़े होंगे उसकी शांता उतनी ही अधिक होगी, लेकिन हम द्रवों का ताप बढ़ाएंगे तो उनका शांता का गुण गिरता जाता है, क्योंकि और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, साथ ही साथ उसका वेग भी बढ़ता जाएगा। तो शांता के बारे में हमने बात कर ली। फिर बात करते हैं शांता की आगे। तो शांता किस में ज़्यादा होती है, हमारे शहद और ग्लिसरीन होता है। शहद और ग्लिसरीन में हमारी शांता ज़्यादा होती है, किसके मुकाबले, जल के मुकाबले। और जल में शांता ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के मुकाबले शांता ज़्यादा होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक का भाग 1 था, भाग 1, और इसके आगे हम भाग 1 और बनाएंगे, भाग 2, जिसके अंदर हम बाकी की गैसीय अवस्था और बाकी की 2 अवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और जो भी नियम है उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इससे प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।